Hello everyone, a very good afternoon to all of you. कुमार, नंदन, शिल्पा, शिव, हनी, एक बार बता दीजिए आवाज ठीक ठाक पहुंच रही है आप तक? इज एवरीथिंग ऑल राइट? ऑडियो वीडियो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. हाउ आर यू ऑल? डन. चले, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. गुड आफ्टरनून जी. एवरीथिंग इज ऑल राइट. तो आज का जो सेशन है हमारा वो लास्ट सेशन है ग्रामर प्राइमर का, ग्रामर फाउंडेशन जो हम कर रहे थे. और आज उसकी लास्ट क्लास है. जो भी आपके डाउट्स हो पहचानने में, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सब कुछ पूछ लीजिएगा, क्लियर कर लीजिएगा. राइट. सो जो बिल्कुल नए लोग जुड़े हैं इस बैच में, आपकी जानकारी के लिए, ग्रामर फाउंडेशन या ग्रामर प्राइमर वो हिस्सा है जहां पे हम एक सेंटेंस के बनने की जो कड़ी होती है उन सभी को बहुत डिटेल्ड मैनर में हमने यहाँ पे डिस्कस किया है. और आज लास्ट क्लास है इसकी. आप देखें इतनी सारी क्लासेस, सेशंस हो चुके हैं. और शुरुआत कहाँ से हुई थी हमारी? वर्ड से हुई थी. वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस तक हम पहुंच चुके हैं. और कल की क्लास जो थी हमारी वो मिसलेनियस में आप फिगर आउट कर रहे थे कि भाई यहां पे आपको पहचानना था फ्रेज भी और क्लॉज भी. जहां तक हम पहुंचे थे, अब इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, उनको देख लेते हैं. एक है, दो है, तीन है, चार है और पांच है. कुछ और मैंने पैसेजेस दिए हैं, ये बुक से उठाई गई सेंटेंसेस हैं. और ये नए तीन मैंने इसमें ऐड किए हैं आपके लिए अभी. तो आइए जरा पढ़ के समझते हैं कि जो हमने सीखा है उससे हमारी रीडिंग कितनी आसान हुई है. तो कल हमने फोर्थ तक कर लिया था, फिफ्थ आपके सामने है. आपको बताना है जो रेड पार्ट है ये किस तरह का फ्रेज है या किस तरह का क्लॉज है. When education accepts the truth of everybody's unique and unparalleled individuality, that will be the beginning of a great revolution. Then we will not impose any structure on anybody else, but we will help what is dormant in their seed to manifest. अंकित, आज की क्लास बेटा वो लास्ट क्लास है ना, जो पीछे से चल रहा था, आज उसका समापन है, आखिरी कड़ी है. तो आपकी फर्स्ट क्लास है. जिन लोगों की फर्स्ट क्लास है वेलकम है, कोई दिक्कत नहीं. आप ये सारी क्लासेस देख लेंगे. ये बिल्कुल बेसिक और फाउंडेशन काम चल रहा है यहां पे. चलिए बताइए. अब आप देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है, यहां पे दो सेंटेंसेस हैं जो रेड पार्ट हैं. वो बताइए फटाफट क्या लग रहा है. नाउन फ्रेज? बिल्कुल नहीं अमित, कोई लेवल टफ नहीं है. आपकी तैयारी अगर सिस्टमेटिक है तो कोई लेवल टफ नहीं होता. अब देखो आप, पहला सेंटेंस क्या नजर आ रहा है. और इसका थोड़ा मीनिंग भी समझेंगे, बिकॉज जैसे कल वाले सेशन में आपने देखा था, जो लास्ट था वो थोड़ा सा फिलॉसफी बेस्ड था. ये भी कुछ बात कर रहा है पढ़ाई लिखाई से ही जुड़ी हुई. क्या कहने की कोशिश कर रहा है? When education accepts the truth of everybody's unique and unparalleled individuality, तो आप देखिए एजुकेशन यहाँ पे सब्जेक्ट है, एक्सेप्ट हो गया उसका वर्ब. यानी एजुकेशन जब एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब कि ये जो लिखा गया है इतना कुछ, द ट्रूथ ऑफ एवरीबडीज यूनिक एंड अनपैरेलल्ड इंडिविजुअलिटी, ये क्या है? दिस इज नाउन फ्रेज. काम किसका कर रहा है भाई? ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब. यानी जब एजुकेशन हर एक इंसान की जो यूनिक और अनपैरेलल्ड इंडिविजुअलिटी है उसको एक्सेप्ट करे, हमारी पढ़ाई लिखाई ऐसी हो जो हर एक इंसान का जो बेंट ऑफ माइंड है, जिधर उसका झुकाव है, जैसा उसका एप्टीट्यूड है, उसका सम्मान करे, उसको ध्यान में रखे और उस तरह की स्किल्स को बढ़ावा दे, तब जाकर के क्या होगा? दैट विल बी द बिगिनिंग ऑफ अ ग्रेट रेवोल्यूशन. वो एक शुरुआत होगी एक बड़े क्रांति की. अभी तो हमारी पढ़ाई लिखाई असेंबली लाइन की तरह है. एक तरह की पढ़ाई कर लो, एक तरह की डिग्री ले लो, एक तरह की नौकरी कर लो, एक तरह का जीवन जियो. जैसे किसी कार के असेंबली लाइन से एक तरह की कारें निकलती हैं, वैसे इंसान बन के आगे निकल रहा है. तो ये वही कह रहा है कि एजुकेशन को ये चीज देखनी चाहिए, एजुकेशन सिस्टम इस तरह का होना चाहिए. देन वी विल नॉट इम्पोज एनी स्ट्रक्चर ऑन एनीबडी एल्स, बट वी विल हेल्प व्हाट इज डॉर्मेंट इन देयर सीड टू मैनिफेस्ट. तब जाकर के हम कोई स्ट्रक्चर किसी के ऊपर इम्पोज नहीं करेंगे कि तुम ये करो, तुम ये करो. उसको ही पता है कि वो किस चीज में अच्छा है,
अभी तो हालात कुछ ऐसे हैं कि मैं कर कुछ और रहा हूं, करना कुछ और चाहता हूं, करवाया कुछ और जा रहा है। तो गाड़ी के तीन पहिए तीन अलग अलग दिशाओं में हैं, चार पहिए चार अलग अलग दिशाओं में हों। तो इससे आपके अंदर ही एक डिसोनेंस है। और जब चार अलग अलग दिशाओं में पहिए होंगे तो गाड़ी आगे बढ़ी नहीं बढ़ेगी, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन आएगी जिंदगी में। ये उसी की तरफ आपको इशारा कर रहा है। तो लास्ट में क्या लिखा है, बट वी विल हेल्प व्हाट इज डॉर्मेंट। अब देखो यहां पे भी आपका रूट वर्ड आ गया। डॉर्म शब्द जहां पे आता है उसका मतलब स्लीप होता है। आप सब बैंकर बनने वाले हैं। डॉर्मेंट अकाउंट हम यूज करते हैं बैंकिंग में, यानी वो अकाउंट जिसमें लेन देन लंबे समय से नहीं हुआ है, सोया हुआ अकाउंट। इसीलिए यहीं से शब्द आता है आपके पास डॉर्मेट्री, जो रेलवे स्टेशन पे सोने की जगह होती है जहां पे लोग सोते, डॉर्मेट्री। बहुत सारे और शब्द हैं बट अभी मैं वोकैब वाले एरिया में नहीं घुस रहा। तो अब आप देखिए, बट वी विल हेल्प, यानी कॉमा के बाद जो अगला क्लॉज आपको दिख रहा है, बट वी विल हेल्प। हेल्प व्हाट? हम हेल्प करेंगे उन चीजों में जो सोया पड़ा हुआ है, राइट, उसको जगाने में। व्हाट इज डॉर्मेंट इन देयर सीड टू मैनिफेस्ट। हर एक इंसान रूपी जीवन रूपी बीज में जो छुपा हुआ है, हम उस बीज को पनपने नहीं देते। हर एक इंडिविजुअल की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है, अलग डीएनए है उसका, अलग तरह का उसका इंटरेस्ट हो सकता है, रुझान हो सकता है, झुकाव हो सकता है, लेकिन उस सीड को हम दफन कर देते हैं बहुत सारे लेयर्स के नीचे। तो ये क्या कह रहा है, वो जो बेचारा सुषुप्तावस्था में है उसको हम जगाने की कोशिश करेंगे। जो डॉर्मेंट है वो अपने आप को मैनिफेस्ट करे, अपने आप को प्रदर्शित करे, दिखा सके। गॉट इट? बात समझ में आ गई? मैनिफेस्ट करने का मतलब होता है मनीष, किसी चीज को दिखाना, शो करना लोगों के सामने। तो जो चीज छुपी हुई है उसको दिखाना, मैनिफेस्टेशन। ठीक है? तो यहां पे अब ये क्या लग रहा है आपको, व्हाट इज डॉर्मेंट इन देयर सीड टू मैनिफेस्ट। जो सोया हुआ है उनके बीज में, उसको मैनिफेस्ट कराने। हेल्प के बाद लिखा हुआ तो सीधा सीधा नाउन है, आया ना? किस चीज को आप हेल्प करेंगे? घोषणा करना गौरव बता रहे हैं। किसका मतलब है घोषणा करना गौरव? भाई एक तो हिंदी मीनिंग रटना तत्काल प्रभाव से बंद कर दो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, उससे जो है दिक्कत होगी। हो सकता है कहीं आप घोषणा पढ़ चुके हो, बट बेहतर है कि आज मैं सारी बातें करूंगा, इसीलिए डिक्शनरी देखना पढ़ना, एवरीथिंग आई विल लेट यू नो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन। तो आप भी अपने इंडिविजुअलिटी को पहचाने। गुड आफ्टरनून नंदू कुमार। I have learned that what really counts in life in the end is not how many toys we have collected or how much money we have accumulated, but how many of our talents we have liberated and used for a purpose that adds value to this world. Yes. तो यहां पूछा तो मैंने बस इतना ही है, that adds value to this world। ये क्या है? ये किस तरह का फ्रेज है या क्लॉज है? तो साफ साफ नजर आ रहा है कि ये क्लॉज है, क्योंकि इसमें वर्ब दिख रहा है आपको, जो कि इस दुनिया में वैल्यू एडिशन करता है, वैल्यू ऐड करता है। ये किसकी बात कर रहा है, किसको डिस्क्राइब कर रहा है? इस पर्पस को। पर्पस क्या है? नाउन। आर्टिकल लगा हुआ है और जो नाउन को डिस्क्राइब करे उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और ये पूरा का पूरा क्लॉज उसको डिस्क्राइब कर रहा है। अगेन बहुत प्यारी सी लाइन है, देखिए एक लंबा सेंटेंस है। इसी तरह के सेंटेंस हमें न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, आर्टिकल्स में मिलते हैं। और ये जो पूरी कवायद हमने की है पिछले 5 दिनों में ग्रामर प्राइमर की, द वेरी पर्पज ऑफ दिस एक्सरसाइज इज व्हाट, दैट यू शुड फील कंफर्टेबल व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू एनी आर्टिकल। यू शुड फील कंफर्टेबल व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू लेंथी सेंटेंसेज, राइट। यू शुड फील कंफर्टेबल कि आप उनको आसानी से समझ सकें, बिकॉज हमारी पढ़ाई लिखाई वो जो एसवीओ वाली होती है ना, राम किल रावण, वो बड़ा परेशान करता है, वैसा सेंटेंस तो मिलता नहीं है। आओ जरा समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। यहां पे ऑथर कह रहा है कि मैंने ये चीज सीखी है कि जिंदगी में रियली काउंट क्या करता है, जिंदगी में क्या मैटर करता है, आखिरी में, लास्ट में, इज नॉट हाउ मेनी टॉयज वी हैव कलेक्टेड और हाउ मच मनी वी हैव एक्यूमुलेटेड। ये मैटर नहीं करता कि आपने कितने खिलौने इकट्ठे कर लिया, कितना पैसा बना लिया आपने। अब खिलौने का मतलब यहां पे भौतिक चीजों के साथ जुड़ा हुआ है, जो भौतिकता से जुड़ी हुई चीजें हैं, सामान है, घर बना लो, गाड़ी बना लो, टाइप उस तरह की चीजें। ये चीज मैटर नहीं करती लास्ट में जाकर के, बट करती क्या है, बट
हाउ मेनी ऑफ आवर टैलेंट्स वी हैव लिबरेटेड, हमने अपने कितने सारे टैलेंट्स को लिबरेट किया है, आजादी दी है। आप कहते हैं ना अंग्रेजी समझ नहीं आती, समझो, यही समझने का ही काम चल रहा है यहां पे कि ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है समझने में। तो क्या मैटर करता है कि हमने अपने कितने टैलेंट को लिबरेट किया। अभी हम पिछले वाले में यही बात कर रहे थे ना कि सभी में टैलेंट है। आप देखें परिवारों में, हम हर जगह ये देखने को मिल जाएगा, एक जो मिडिल क्लास फैमिली है, बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनमें कई तरह के टैलेंट्स होते हैं। हो सकता है कोई सिंगिंग में हो, कोई डांसिंग में हो, कोई किसी स्पोर्ट्स में बेहतर हो, लेकिन एक खास समय के बाद वो सारी चीजें दबा दी जाती हैं। अब वो एक तो कहावत ही थी ना, वो खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो अब उसको बार बार चेंज करने की बात हो रही है, जब ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, खेलों के जरिए ही कैसे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे भी ओलंपिक्स तक पहुंच रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो अब वो देखने देखने में आ गया। लेकिन अदरवाइज वो जो एक नौकरी वाली मानसिकता होती है ना मिडिल क्लास वाली, उसी ने ये दोहा बनाया था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। कितने पढ़े लिखे नवाब घूम रहे हो आपको पता है। तो तो वही वाली बात, अब हम बार बार बात किसी करते हैं, सर्वांगीण विकास की बात करते हैं कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट होना चाहिए हर एक इंडिविजुअल का। और ये सिर्फ पढ़ाई तक नहीं जुड़ा। आज देखें आप, जब आईआईटीज के अंदर या आईएससीज के अंदर आप सुसाइड की घटनाएं सुनते हो, ये कितनी खतरनाक बात है। एक आम आदमी सोचता है कि आईआईटी जाना तो बहुत परम लक्ष्य है जीवन का, है, वहां पहुंच गया बच्चा, भाई बहुत खतरनाक आदमी है ये तो, है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बैंगलोर, क्या बात है, इतना पुराना रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन में पढ़ने का मौका मिल रहा है। वहां जब पहुंच करके रिसर्च स्कॉलर्स, या आईआईटीज में तो पिछले दिनों में दिखाई दिया कि पहले फर्स्ट ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं, कुछ लास्ट ईयर तक जाते जाते सुसाइड कर रहे हैं। आईएएस ऑफिसर्स सुसाइड कर रहे हैं। आज से आई थिंक 5-7 साल पुरानी घटना है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं याद है, यहीं गाजियाबाद में बिहार के किसी जिले के डीएम थे जिन्होंने आके सुसाइड किया था पटरी पे। और उनका ऑल इंडिया रैंक, मतलब वो टॉपर में थे, वो 10वीं 12वीं कुछ रैंक थी उनकी ऑल इंडिया। तो ये सब जब हम आंकड़े देखते हैं तो हमें क्या समझ में आ रहा है। या आप जब ये घटनाएं आज सुन रहे हैं कि ग्रेटर नोएडा में 15 साल के बच्चे ने पिज्जा कटर से अपनी मां और बहन की गला रेत कर हत्या की, क्या समझ में आ रहा है कि समाज किधर जा रहा है। या जब ये आंकड़ा सुनने को मिलता है कि 15 साल से कम उम्र के 15,000 से ज्यादा बच्चों ने पिछले साल सुसाइड किया है, ये अलार्मिंग आंकड़े हैं कि कहीं तो गड़बड़ चल रही है हमारी पढ़ाई लिखाई, जिंदगी के तौर तरीके, और बहुत गहराई से गड़बड़ चल रहा है वो। अब जरा इसको डिकोड करने की कोशिश करो। अगर बच्चे को आप बचपन से पढ़ा सिर्फ इसलिए रहे कि नहीं तुम्हें टॉपर बनना है, टॉपर बनोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी या तुम्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छे कॉलेज में जाओगे, तो आप उसके जीवन रूपी पेड़ की सिर्फ एक डाली का विकास करने में लग गए हो सकता है वो 12वीं तक की पढ़ाई लिखाई में अपने क्लास में टॉपर हो, स्कूल में टॉपर हो, जिले में टॉपर हो, पहुंच गया वो आईआईटी के अंदर। अभी आईआईटी में फर्स्ट ईयर के अंदर ही, अब क्योंकि क्या है कि अभी तक तो वो अपने जोन में था, टॉपर था वो, अब देश भर के टॉपर्स वहां पहुंचे हैं। और पहले ही सेमेस्टर का जो पहला यूनिट टेस्ट है उसी में उसकी, मान लो क्लास में, लेट से एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, अगर मान लो उस क्लास में उस बैच में 50 लोग हैं, अब उस 50 में उसकी 30वीं रैंक आ गई, तो उसको ये लगता है कि जिंदगी में इससे बड़ी कोई असफलता है ही नहीं, अब तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। आज तक अपनी इज्जत बचाते रहा, मैं 12 साल टॉपर रहा, आज 30वीं रैंक या 25वीं रैंक, 20वीं रैंक, और उसको वो बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी परवरिश इस तरीके से करी गई है कि तुम्हारा अस्तित्व ले दे करके सिर्फ टॉपर बने रहने तक है। क्यों आखिर ऐसी घटनाएं होती? जब आप उस साइकी में घुसते हैं, आम आदमी सोचते हैं पागल था क्या, आईटी से निकल रहा है, कुछ जिंदगी में बेहतर होगा, इसके वहां जाके सुसाइड क्यों कर रहा है ये। तो अगर आप बच्चों की जो आइडेंटिटी है, अभी हमने शायद आइडेंटिटी वाला पैसेज किया था ना, परसों किया था शायद, आपने अगर उसकी आइडेंटिटी को सिर्फ आइडेंटिफाई करा दिया कि तुम्हारी आइडेंटिटी टॉपर है, भाई उसकी आइडेंटिटी में बहुत सारे और भी रंग हैं। तुमने उसके, वही बात है कि सारे पैसे को एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया और वो स्टॉक डूबा तो उसको लगा उसकी जिंदगी डूब गई। अब तुम्हें टॉपर नहीं रहा तो मैंने जीने का हक खो दिया। ये पढ़ाई लिखाई चल रही है। या सीसेट जैसे एग्जाम की शुरुआत क्यों हुई यूपीएससी के अंदर? आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं, इसीलिए एप्टीट्यूड पढ़ाना और पढ़ना बिल्कुल अलग बॉल गेम है। अब आप हिस्ट्री पढ़ पढ़ के आप बन गए अधिकारी,
तो भाई अधिकारी का हिस्ट्री से क्या लेना देना है? बहुत ज्यादा, मतलब लेना देना डेफिनेटली है। जीएस के सारे सब्जेक्ट्स की आवश्यकता है कि हम जिस देश में हैं, जिस दुनिया में हैं, उसके बारे में हम समझ रखें। लेकिन समझ रखना ही सिर्फ काम नहीं, उसका एप्लीकेशन भी तो है। क्यों एसएसबी होती है 5 दिन तक? आर्मी ऑफिसर बनना है तो आपको हीट ऑफ द मोमेंट में डिसीजन लेना है। आप वहां पे कोई एकेडमिक पोस्ट लेने नहीं जा रहे हैं कि सिर्फ एक। तो इसीलिए ये चीजें समझ में आई और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये जो यूपीएससी वाले हैं इनके भी एप्टीट्यूड की जांच होनी चाहिए, जिस एप्टीट्यूड की तैयारी आप कर रहे हैं। आप बहुत बड़े डिग्री धारक हैं, वो इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं करेगा कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है। जब आपको 20 मिनट में 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तब ये तैयारी, ये समझ में आता है कि आदमी प्रेशर में परफॉर्म कैसे करता है। जहां कहानी लिखनी है वो तो स्कूल कॉलेज के जमाने से लिखते आ रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अब देखो सीसैट का क्या स्कोर आता है, कितने लोग लिखते हैं प्री एग्जाम यूपीएससी का, और पिछले बार का क्या आंकड़ा था, कितने लोग क्लियर कर पाए? वो परसेंटेज आई थिंक 9 से 10 हजार के करीब शायद थे जो मेंस लिखने वाले लोग थे। यानी एप्टीट्यूड स्किल्स आपकी डम है। तो अगर एप्टीट्यूड डम रहेगा तो उस तरह की घटनाएं घटेंगी। तो ये समाज में जो परिवर्तन होता है या एग्जाम्स के पैटर्न में जो परिवर्तन होता है, उनको किस तरह का दिमाग चाहिए उसकी आवश्यकता है। उस हिसाब से टेस्टिंग होती है। आपके सब्जेक्टिविटी की टेस्टिंग वहां पे जरूरी है। तो खैर हम बात वही कर रहे थे पढ़ाई लिखाई वाली कि फिर वो बच्चे का जो टैलेंट है, जो उसका एक होता है कि भाई उसका अपना, जो अभी मैंने कहा था शुरू में, मैं हूं कुछ और, कर कुछ और रहा हूं, करना कुछ और चाहता हूं, करवाया कुछ और जा रहा है। तो वो जो लिटरली करना चाह रहा था, जिसमें वो अच्छा था, एक जिसको एप्टीट्यूड कहा जाता है कि अब उसमें एप्ट था, वो कुशल था, उसका एक झुकाव था, वो तो हम दफन कर देते हैं और सब असेंबली लाइन वाली जिंदगी जीनी शुरू कर देते हैं। ये वही लिखा है कि हम लास्ट में मैटर क्या करता है कि आपने कितने को लिबरेट किया, क्योंकि हम तो खुद ही अपने अंदर दबे हुए हैं। पता नहीं कितने लेयर्स के ऊपर लेयर्स चढ़ी हुई हैं, मुखौटे के ऊपर मुखौटे चढ़े हुए हैं। अंदर वाली जो क्वालिटी थी वो अब दब ही चुकी है। कभी कभी अंदर से थोड़ी आवाज आती है, अरे बेटा आजाद कर, मैं हूं अंदर तेरे। हम कहते नहीं, चुप हो जाओ, अभी समाज बहुत ज्ञानी है, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मुझे पता है जीवन में क्या होना चाहिए। कहता है ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और फिर एक समय के बाद हम कहते हैं जिंदगी में जो मुकद्दर में लिखा था वही तो होगा ना। तो वही चीज लिखी है। कितने टैलेंट्स को आपने लिबरेट किया और उसका इस्तेमाल किया एक ऐसे पर्पस के लिए जो इस दुनिया में वैल्यू एडिशन करे। पैदा होता तो एक जानवर भी है, वो भी पैदा होता है, बड़ा होता है, सेक्स करता है, अगली जनरेशन पैदा करता है, मर जाता है। तो एक इंसान के तौर पे अगर हमारा भी सिर्फ यही काम है, पैदा होना, बड़ा होना, शादी करना, प्रोक्रिएट करना, खत्म हो जाना, तो फिर फर्क कहां पे आएगा? तो वो आपको पहचानना बहुत जरूरी है कि जिसको आपने दफन किया उसको लिबरेट करें, आजादी दें। और जिंदगी सिर्फ मेरे खाने, मेरे सोने और मेरे भोगने के लिए ना हो, मेरी जिंदगी से इस दुनिया समाज में भी कुछ वैल्यू एडिशन हो, लोगों का भला हो। यही चीज लास्ट में मायने रखती है, ये पैराग्राफ कह रहा था। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्या कहना चाह रहा है ये पैराग्राफ? अंकित, एक्यूमुलेट करने का मतलब होता है इकट्ठा करना। हिंदी मीनिंग नहीं निकाल पाते जो, धीरे धीरे निकलेगी, तभी मैं ये मीनिंग्स निकाल के बता रहा हूं। आओ अगले पैराग्राफ पे चलो। द वर्किंग्स ऑफ द मनी मार्केट। अब देखिए, जितना जितना बोल्ड लिखा हुआ है पहले वो बताइए आप मुझे, फ्रेज है, क्लॉज है, क्या है? मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद रीड करो पहले। थैंक्स फॉर एनहेंसिंग मोरल। मोराल होता है कविता, मॉरल इज डिफरेंट, मोरल इज डिफरेंट। सो स्पेलिंग शुड बी MORALE, मोरल। मोरल इज नाउन, मॉरल इज एडजेक्टिव। कविता कहेगी सर मैं आपको थैंक यू बोल रही हूं, आप उसमें भी ग्रामर निकाल लो। बिल्कुल निकालूंगा, मेरा काम यही है। कविता या आप में से कोई भी मेरे सामने गलती करना अलाउड है, यहां तो मुझसे सीखने आए हो आप, बट मेरा स्टूडेंट कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो द वर्किंग्स ऑफ द मनी मार्केट आर लार्जली इनविजिबल। देखो बहुत आसान है। कितने लोगों ने आंसर कर दिया? फटाफट थोड़ा और करो स्पीड से तब मैं बताऊं।
पहचानना बड़ा जरूरी है। अब आपको समझ आ रहा है कि द वर्किंग्स ऑफ द मनी मार्केट, दिस इज व्हाट, शब्दों का समूह है, वर्ब नहीं है, कोई सब्जेक्ट प्रेडिकेट का मामला नहीं है। तो ये फ्रेज हो गया और है क्या, सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो नाउन फ्रेज काम किसका कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। उसके बाद आर लगा हुआ है। अब मैं अगर आपसे पूछूं आर हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो आपको दिख रहा है नहीं, आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आर स्टेटिव वर्ब है। आर स्टेटिव वर्ब है और स्टेटिव वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, एडजेक्टिव। तो ये दोनों शब्द मिलकर के एडजेक्टिव फ्रेज का काम कर रहे हैं। ये एडजेक्टिव फ्रेज हैं। अगर इनको ब्रेक करोगे आप तो लार्जली एडवर्ब है, इनविजिबल एडजेक्टिव है। एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव मिलके आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन गया। जैसे हमने समझा था वेरी ब्यूटीफुल, राइट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। बात समझ में आ गई। सो द वर्किंग्स ऑफ द मनी मार्केट आर लार्जली इनविजिबल टू द एवरेज रिटेल इन्वेस्टर, राइट। यानी जो मनी मार्केट की वर्किंग्स हैं वो लार्जली इनविजिबल होती हैं रिटेल, एवरेज रिटेल इन्वेस्टर को। द रीजन इज दैट द मनी मार्केट इज द प्रोविंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस। अब यहां फर्क किसका आ जाता है, स्केल का। एक जो एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है उसका स्केल उतना बड़ा नहीं होता। कारण वही है कि मनी मार्केट जो है वो प्रोविंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशंस होता है। अब ये पूछा जा रहा है आपको, इज द रीजन इज दैट द मनी मार्केट इज। अब आप देखो दैट के बाद नया क्लॉज आपको दिख रहा है, द मनी मार्केट क्या हो गया, ये तो नाउन फ्रेज हो गया, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। और इज के बाद फिर लिखा हुआ है द प्रोविंस ऑफ रिलेटिवली लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेशन। दिस इज अगेन व्हाट, ये नाउन फ्रेज अगेन है। और यहां नाउन फ्रेज काम किसका कर रहा है, ये सब्जेक्ट का पूरक है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। वही वाली बात, माई फादर इज अ डॉक्टर। तो डॉक्टर वहां पे क्या था, एक वर्ड था, उसको हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा था नाउन के तौर पे। यहां पे भी आपको साफ साफ द प्रोविंस साफ साफ नजर आ रहा है कि वो नाउन ही है। तो नाउन यहां पे मनी मार्केट क्या है ये बता रहा है। जैसे आप कहो आई एम अ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या था, एक वर्ड था, और वो उस प्रोनाउन की सूचना को कंप्लीट कर रहा है, इंफॉर्मेशन को, कि आई एम अ स्टूडेंट। बात समझ में आ गई। Typically, the only contact retail investors have with the money market is through mutual funds known as unit trust in United Kingdom and Europe. अच्छा, मैं अगर आपसे फिर यहां पे पूछ लूं ये द मनी मार्केट किस तरह का फ्रेज है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं भाई, विद प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद आया हुआ है, तो अगेन ये नाउन फ्रेज हो गया। काम किसका कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। क्लियर टू एवरीवन? Yes, definitely you will get to learn a lot, निखिल। चले आगे बढ़े आसान से शब्दों में। तो वही बात समझा है कि टिपिकली का मतलब जनरली, ओनली कॉन्टेक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स हैव विद द मनी मार्केट इज थ्रू म्यूचुअल फंड्स। वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही रखता है भाई, वो एक एवरेज रिटेल इन्वेस्टर है, उसको बाकी सारा नहीं पता, जिसको हम और किस नाम से जानते हैं, यूनिट ट्रस्ट उसको बोला जाता है। कहां पे, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, अब मैं अगर आपसे मान लू ये भी पूछ लूं, नोन एज यूनिट ट्रस्ट एंड इन यूनाइटेड किंगडम एंड यूरोप, ये किस तरह का क्लॉज है, फ्रेज है, बताइए। कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है, विशाखा? आज देखो लास्ट क्लास है बच्चे, आप पिछले की ना 5 क्लासेस की बात मैं आज एक दिन में तो करूंगा नहीं। आप ऐसा करना, उसको देखना बाद में जाके, आपको समझ आ जाएगा। हमने कहानी बिल्कुल बेसिक से शुरू की थी। कहां से, राम किल्ड रावण से बात शुरू हुई थी। तो जितने लोग शुरुआत से बैच में जुड़े हुए हैं उन्हें सब बातें आसानी समझ आएंगी, आपको भी आ जाएंगी। 1 साल की वैलिडिटी है, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आपने डिलेट थोड़ा ज्वाइन किया है, कोई बात नहीं, बट ये सारी चीजें अंग्रेजी आपको आसान कर देंगी। यहां पे जब एक एक शब्द था तो हमने क्या कहा, ये नाउन है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन है, रावण रिसीवर ऑफ द एक्शन है, किसको मारा गया, रावण को। तो अब वही वाली बात कि वहां पे वर्ड था तो नाउन बोलोगे, फ्रेज है तो नाउन फ्रेज बोलोगे, क्लॉज है तो नाउन क्लॉज बोलोगे। बस स्केल बढ़ रहा है। हाँ जी बिल्कुल, एडजेक्टिव, बिकॉज ये किसके बारे में बता रहा है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, नोन एज यूनिट ट्रस्ट इन द यूके एंड ईयू। चलो नेक्स्ट वन, थोड़ा सा लंबा पैराग्राफ।
आपको मैं जल्दी ना एक कुछ जरूर कुछ जुगाड़ करता हूं ऐसा कि जो किताबें मेरे पास एटलीस्ट डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल हैं, पीडीएफ अवेलेबल है, मैं आप सभी बैंकिंग स्टूडेंट के साथ शेयर करूं। तो मैं उसके बारे में कुछ सोचता हूं, जैसे मैंने आपको शायद बताया था ना पीछे कुछ किताबों के बारे में रीड करने के लिए। तो मैं देखता हूं कुछ बेसिक किताबें भी आपको बताऊंगा जिससे आप पढ़ें। ये मेरे पास जो किताब थी उसी में से उठा के मैंने दिया है थोड़ा। ये तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ जाएगा क्या लिखा हुआ है। I have often wondered how people who once loved each other, lived together, even created a child or built a company together can wind up in a state of mutual loathing. More than 40% of today's marriages end in divorce. If partners are blind to each other's emotions, their loving moments can morph into hidden hostility. People often hold their explosive feelings inside like undetonated grenades. Then one day he says one more thing that confirms he is a dictator, or she does something that absolutely proves she is a twit. And that is the tipping point when the couple recognizes that they receive more pain from the relationship than pleasure. One of them pulls the pin, the injuries are intense, the couple splits. तो बहुत प्यारी मतलब आज की जिंदगी में किस तरह के संबंध है, कहां से गाड़ी शुरू होती है कहां खत्म हो जाती है, उसके बारे में है। समझाता हूं मैं। वैसे आसान शब्द है, बट पहले आप जो रेड पार्ट है वो बताइए। फ्रेज है, क्लॉज है, किस तरह का फ्रेज है, किस तरह का क्लॉज है। शुभम का जवाब सबसे पहले आया है। बहुत अच्छे। अच्छा, मुझे ये भी बताना है कि समझ में आ गया कि नहीं समझ आ गया जो लिखा गया है। आपको भी इस तरह से हर तरह के पैराग्राफ मिलेंगे, पूरा पेपर ही पैराग्राफ पैराग्राफ है आपका। और मैं बस ये बात आज की क्लास में प्रूव करना चाहता हूं कि जो चीजें हमने पढ़ी पीछे, ग्रामर की फाउंडेशन जो अपनी बेहतर करी, पार्ट्स ऑफ स्पीच को ब्रशअप किया, सेंटेंस के स्ट्रक्चर तक समझने की कोशिश की, वो सब इसीलिए है कि आपकी रीडिंग आसान हो। चले साहब, आइए देख लेते हैं। कितनी प्यारी लाइनें हैं। आई हैव ऑफन वंडर्ड, ऑथर ये कह रहा है कि मैं हमें मतलब इस चीज को लेकर के मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि कैसे लोग जो, अब यहां हु क्या है, जो है, जो वंस लव्ड ईच अदर, वो लोग जो पहले कभी एक दूसरे को प्यार किया, एक साथ रहे, इवन बच्चा भी पैदा किया जिसको हम कहते हैं प्रोक्रिएशन, और इवन कंपनी भी एक साथ बिल्ट की। ये सब क्या है? ये पूरा का पूरा आप देखें यहां पे पीपल नाउन है ना, ये नाउन है। और इस नाउन का यानी सब्जेक्ट का वर्ब क्या है? कैन, मतलब कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब, और वाइंड मेन वर्ब हो गया। तो एक्चुअल सेंटेंस क्या है? आई हैव ऑफन वंडर्ड हाउ पीपल कैन वाइंड अप, हाउ पीपल कैन वाइंड अप, कैसे लोग वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन कौन से लोग? कौन से लोग? वो लोग जो कभी साथ रहे,
बच्चे पैदा किए, शादी की, साथ में कंपनियां बिल्ड की, इतना कुछ किया, और ऐसे लोग वाइंड अप कर लेते हैं। तो अब आपको पता लग गया कि ये पूरा का पूरा जो मामला है ये डिस्क्राइब कर रहा है लोगों को, यानी ये एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउन को कौन डिस्क्राइब करता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कैंड वाइंड अप, अब इन लगा हुआ है, वाइंड अप इन। अब आपको फिर ये पूछ लिया मैंने, क्या है भाई? तो दिस इज द स्टेट ऑफ म्यूचुअल लोथिंग। अब आपको दिख रहा है कि ये क्लॉज नहीं है, ये फ्रेज है, इसमें वर्ब नहीं है, और ये इन यहां पे प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसके पहले पोजीशन होता है भैया? नाउन प्रोनाउन के पहले। तो ये किस तरह का फ्रेज हो गया? ये नाउन फ्रेज हो गया। ये नाउन फ्रेज हो गया। काम किसका कर रहा है? काम कर रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन का। हर एक चीज क्लियर रखो बिल्कुल, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोगों को लोथ का मतलब ना बताओ। LOATHE लोथ का मतलब होता है घृणा करना। ये हाई डिग्री का शब्द है, यानी वो लोग जो जिंदगी में साथ रहे, इतना अच्छा उनका रिलेशनशिप रहा, अब एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, देखना नहीं चाहते। इस स्तर की घृणा, पारस्परिक म्यूचुअल लोदिंग कैसे हो जाती है? तो इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्यचकित है ऑथर। यही पहली लाइन का मतलब हो गया। अब आगे कहानी है, मोर देन 40% ऑफ टुडेज मैरिजेस एंड इन डिवोर्स। कोई मुश्किल नहीं है, आज के समय में 40% से ज्यादा जो शादियां हैं वो लास्ट में एंड अप कहां पे होती हैं? तलाक में। इफ पार्टनर्स आर ब्लाइंड टू ईच अदर्स इमोशंस, देयर लविंग मोमेंट्स कैन मॉर्फ इनटू हिडन हॉस्टिलिटी। ये मॉर्फ बड़ा प्यारा शब्द है, अपने आप में रूट वर्ड है ये। मॉर्फ का मतलब स्ट्रक्चर होता है, और आपने एक शब्द जरूर सुना होगा, मेटामॉर्फोसिस या मेटामॉर्फ। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, यानी जब कोई चीज अपना एक स्ट्रक्चर छोड़ के पूरी तरीके से दूसरे स्ट्रक्चर में परिवर्तित हो जाए, राइट? सो दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। पुराना कुछ भी ना रहे, कंप्लीट चेंज, अटर चेंज। क्या कहा जा रहा है कि अगर जो पार्टनर्स हैं, जो रिलेशनशिप्स में हैं, वो एक दूसरे के इमोशंस को लेकर के ब्लाइंड हैं, यानी वो ध्यान नहीं रख रहे कि जो मेरा पार्टनर है वो किस दौर से गुजर रहा है, उनके अंदर एम्पथी की कमी है, वो दूसरे का ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, तो इनका जो ये बड़ा प्यार भरा संबंध था वो किस में चेंज हो जाएगा? वही लिखा है, देयर लविंग मोमेंट्स। अब अगेन मैं यहां पूछ लेता तो ये देयर लविंग मोमेंट्स क्या बताते आप? अभी तो खैर मैंने ये पूछा, इफ पार्टनर्स आर ब्लाइंड टू ईच अदर्स इमोशंस। हाँ, ये भी पूछा मैंने, ये किस तरह का क्लॉज है? कल ही आपने पढ़ा है, ये आपका एडवर्बियल क्लॉज है। एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन, इफ लगा हुआ है, ये बिल्कुल वैसे ही इफ यू वर्क हार्ड वाला मामला, इफ यू वर्क हार्ड यू विल गेट सक्सेस, तो वही है। तो ये पूरा का पूरा क्लॉज तो एडवर्बियल क्लॉज हो गया, क्योंकि ये संबंध किन कंडीशंस में हिडन हॉस्टिलिटी में बदलेगा प्यार भरा संबंध, यही यहां पे बताया जा रहा है। तो खैर, अगर मैं देयर लविंग मोमेंट्स भी आपसे पूछ लेता तो ये क्या बन जाता भाई? उनका प्यार भरा मोमेंट। ये भी नाउन फ्रेज है, सेकेंड क्लॉज का सब्जेक्ट है ना, ये कॉमा के बाद जो अगला क्लॉज है उसका ये सब्जेक्ट है। और कैन हेल्पिंग वर्ब हो गया, मॉर्फ हो गया मेन वर्ब। किस में बदल जाएगा? इनटू हिडन हॉस्टिलिटी, बिल्कुल छुपी हुई दुश्मनी में। इनटू प्रेपोजिशन है, राइट? तो ये भी अगेन क्या हो गया? नाउन फ्रेज हो गया। प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है, उसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। यानी अगर ध्यान नहीं देंगे एक दूसरे के इमोशन का, तो धीरे धीरे वो प्यार भरा संबंध हिडन हॉस्टिलिटी में, छुपी हुई दुश्मनी, अभी दुश्मनी छुपी हुई है, एक दूसरे के प्रति गुस्सा है, जाहिर नहीं करते हैं अभी मौके। देखो क्या प्यारी लाइन लिखी गई है, पीपल ऑफन होल्ड देयर एक्सप्लोसिव फीलिंग्स इनसाइड लाइक अनडेटोनेटेड ग्रेनेड्स। हैं, अंदर आग है। अब जैसे देखो घरों में जब लड़ाइयां होती हैं, है ना, परिवार के सदस्यों के बीच में भी, तो 5 साल पुरानी बात लाई जाएगी, 10 साल पुरानी बात, तुमने ऐसा मुझे कहा था, तो मैंने ऐसा किया था, तुम ऐसा कैसे कह सकते थे, तुम्हें पता है मैंने ये बात 5 साल से 10 साल से अपने दिल के अंदर जमा करके रखी हुई है। तो दिस इज व्हाट, ये उसी की बात हो रही है। अनडेटोनेटेड, अभी डेटोनेट नहीं किया है, वो विस्फोट नहीं हुआ है, जैसे अभी रशिया कर रहा है। इतने दिनों से अभी पीछे परीक्षण चल रहे थे साइबेरिया में, राइट, और अब वो डेटोनेट कर रहा है। तो वही चीज है कि पीपल ऑफन होल्ड देयर एक्सक्लूसिव फीलिंग्स। अब अगेन अगर आपसे पूछूं, कोई मुश्किल नहीं है, नाउन फ्रेज है, काम किसका कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब का। यहां पे
आपका होल्ड जो है वो वर्ब है, देयर एक्सक्लूसिव फीलिंग्स ये नाउन फ्रेज हो गया, जहां पे देयर पजेसिव एडजेक्टिव, एक्सक्लूसिव एडजेक्टिव और फीलिंग्स नाउन, एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके नाउन फ्रेज। तो अपनी एक्सप्लोसिव फीलिंग्स को होल्ड करके रखते हैं इनसाइड, अंदर अपने रखते हैं, कैसे? लाइक अनडेटोनेटेड ग्रेनेड्स, जैसे अनडेटोनेटेड ग्रेनेड्स कहीं रखे गए हों, अब उनके अंदर विस्फोट करने की भारी क्षमता है लेकिन अभी वो डेटोनेटेड नहीं है। देन वन डे ही सेज वन मोर थिंग दैट कंफर्म्स ही इज अ डिक्टेटर। वही वाली बात, वो लड़ाई झगड़े वाला मामला। फिर एक दिन आएगा कि वो कुछ बोल देगा, पत्नी उसकी बोलेगी या प्रेमिका उसकी बोलेगी तुम तो डिक्टेटर हो, तुम तो दिन भर मेरे ऊपर रौब झाड़ते रहते हो, तुम चाहते हो कि जो तुम कहो मैं वही करूं, सजना है मुझे सजना के लिए है टाइप। तो वो उसको डिक्टेटर बोल दी, और वो क्या बोलेगी? और शी डज समथिंग दैट एब्सोल्युटली प्रूव शी इज अ ट्विट, या वो कुछ ऐसा कर देती है एक दिन कि ये पता लग जाता है कि वो बेवकूफ है। हाफ विट जिसे कहते हैं, ट्विट जो है ये इनफॉर्मल वर्ड है, स्लैंग वर्ड है, थोड़ा बेवकूफ के लिए इस्तेमाल होता है, मंद बुद्धि के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब वही वाली बात, दोनों में लड़ाइयां ऐसी तो शुरू होंगी। वो कहेगा तुम डिक्टेटर हो, तुम अपना रौब झाड़ते रहते हो, वो कहेगा तुम बेवकूफ हो, तुम्हारा दिमाग तो घुटने में है, इस तरह की बात। अब वो बम जो है फूटना अब शुरू हुआ, जो अंदर दबा के गुबार रखा था। दैट इज द टिपिंग पॉइंट। अब वो टिपिंग पॉइंट है when the couple recognizes that they receive more pain from the relationship than pleasure, राइट? अब जब इस तरह के झगड़े रोज होने लग जाते हैं तो कपल ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई अब देखो, रिकॉग्नाइजेज व्हाट, कल ही ये सब चीजें सीखी है ना, रिकॉग्नाइजेज व्हाट, तो भैया जो व्हाट का जवाब है वो नाउन है। अब इधर दिख रहा है दैट दे रिसीव, तो प्रॉपर क्लॉज आपको दिख ही रहा है, तो कोई यहां पे कोई शंका है ही नहीं है कि ये जो है आपका ये एनसी है, ये नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज है जो काम किसका कर रहा है भाई? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। when the couple recognizes that they receive more pain from the relationship than pleasure, one of them pulls the pin। वही ग्रेनेड की बात हो रही ना, ग्रेनेड कैसे होता है? पिन निकाल के फेंकते हो आप, हमला करते हो दुश्मन की तरफ। तो तब क्या होगा? उन दोनों में से एक पिन को निकालेगा, तो डेफिनेटली विस्फोट होगा। इसलिए लिखा है द इंजरीज आर इंटेंस। अब यहां इंजरीज का मतलब वो लिटरल नहीं है, ये दिल के घाव हैं, अंदर लगते हैं और बड़े गहरे घाव है। तो ये द इंजरीज आर इंटेंस एंड द कपल स्प्लिट्स, और कपल अपने रास्ते अलग कर लेते हैं। तो बड़ा प्यारा सा पैराग्राफ मिल गया था ये। कल रात में मैंने इसको देखा 12 साढ़े 12 बजे, अलग किया, मैं कहा कल की क्लास में देता हूं। और ये एक्सपीरियंस है आपके लिए, एक्सपीरियंस है जहां पे आप एक बड़े पैराग्राफ को, और ये सिखा इसलिए रहा हूं ना कि आने वाले दिनों में ये आपकी आदत में शुमार होना चाहिए। अपने आप को ही टेस्ट करते रहो, जैसे मैं आपको पैराग्राफ देता हूं, पूछता रहता हूं, चलो ठीक है। तो आपके बैच में ये नया ऐड किया है मैंने। चलिए जी, एक और पैराग्राफ यहां नजर आ रहा है। रॉकी पूछ रहे हैं ऑफन मीन्स। रॉकी बेटा आप कौन सी क्लास में हैं? जिंदगी में आज से पहले ये ऑफन शब्द नहीं सुना था आपने? डरा देते हो यार ऐसे सवाल पूछ के। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। ऑफन, सेल्डम, ऑफन और सेल्डम जो है एक दूसरे के सिनोनिमस हैं या एंटोनिमस हैं? सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ऑफन का मतलब इन जनरल, जो मैं देखता हूं। आई ऑफन गो देयर मतलब मैं वहां जाता हूं। तो कोई काम अगर आप ज्यादा बार करते हैं तो वहां ऑफन आ जाता है। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता। टिपिंग पॉइंट, टिपिंग मीन सर, देखो कॉन्टेक्चुअल सेंस निकालना बहुत जरूरी है। 9th में पढ़ते हो रॉकी, तो इस बैच में कहां से आ गए हैं? बैच में भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा नहीं, प्रमाण पत्र दिखाइए तब बैच में आइए। 9th में बैंकिंग की तैयारी कौन बता दिया तुम्हें रॉकी? पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी मेरे भाई, तुम ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो। टिपिंग पॉइंट क्या समझ में आया अजय आपको? कौन पूछ रहा है? अजय नहीं, हनी भाई। टिपिंग पॉइंट वो है जहां बम जाकर के फट जाएगा। जैसे होता है ना कि प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, प्रेशर कुकर में होता है। टिपिंग पॉइंट क्या होता है? जब तुम्हारा जो सीटी जब बजाता है कुकर, वो कि इतना प्रेशर हो गया कि अब वो सीटी बजाने ही लग गया। तो वैसे ही कोई भी चीज जैसे हो रहा है कि रिलेशनशिप में प्रेशर बन रहा है, प्रेशर बन रहा है, दोनों एक दूसरे को झेल रहे हैं, और एक दिन वो गुबार फट गया, प्रेशर इतना हो गया। ट्राई टू गेट द मीनिंग्स।
बहुत अच्छे. Since everything is emitting frequencies of some sort, these frequencies are all around you and are even penetrating your body. From the electrical pulse of a computer to the frequency waves of a portable telephone, these unseen frequencies all pass through you. The earth also has its own assortment of frequencies. So, देख लिया सारा. शिल्पा, स्नेहलता, चंदन. फ्रीक्वेंसीज ऑफ सम सॉर्ट. क्या है ये? एमिट वर्ब है. एवरीथिंग इज एमिटिंग व्हाट. ये व्हाट का जवाब है. नाउन फ्रेज हो गया. क्या एमिट कर रहा, वर्ब के बाद आना है तो ऑब्जेक्ट. नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट हो गया. सिंपल. क्योंकि हर एक चीज जो है वो फ्रीक्वेंसी एमिट करती है किसी न किसी तरह की. दीज फ्रीक्वेंसीज आर ऑल अराउंड यू. इसीलिए ये सारी फ्रीक्वेंसीज हमारे चारों तरफ हैं. एंड आर इवन पेनिट्रेटिंग योर बॉडी. और इवन ये आपकी बॉडी में भी पेनिट्रेट कर रही हैं. वो फ्रीक्वेंसीज हमारी बॉडी में भी घुस रही हैं, पेनिट्रेट कर रही हैं. तो हमारे एक भाई पेनिट्रेट का मतलब पूछ रहे थे. तो ये गड़बड़ तभी है जब आप सही लोग एडमिशन नहीं लेते. फोन वोन कैसे पता लगा? ये 9th वाले हमारे जो भाई थे इस बैच में कैसे आ गए भाई? किसी ने बताया था ले लेना बेटा, पहले से तैयारी शुरू कर दो. ये आईआईटी की तैयारी नहीं है ये कि नहीं 6ठी क्लास से फाउंडेशन शुरू हो जाएगा. तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि हमें फीस कम इसलिए है कि बच्चे के लिए सूटेबल हो. वो बच्चे जो उसके लिए सूटेबल हैं. भाई तुम 9th में पढ़ते हो, अभी 9, 10th, 11, 12th करो. 12th के बाद इसके बारे में सोचना. सर मैं सब में 0 था बट आज अच्छा लग रहा है. चलो अच्छी बात है चंदन. अभी तो शुरुआत है भाई, बेसिक्स पढ़ रहे हो अभी तो. और यही सब दिक्कतें थी. तो देखिए आप, फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ अ कंप्यूटर. अब अगेन कोई मुश्किल नहीं है, द लगा हुआ है. ये क्या बन चुका है? ये एनपी है, नाउन फ्रेज है. इलेक्ट्रिकल पल्स ऑफ अ कंप्यूटर से लेकर के फ्रीक्वेंसी वेव्स ऑफ अ पोर्टेबल टेलीफोन. दीज अनसीन फ्रीक्वेंसीज ऑल पास थ्रू यू. ये सारी अनसीन फ्रीक्वेंसीज हमारे थ्रू गुजरती हैं. द अर्थ ऑल्सो हैज इट्स ओन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो अगेन देखो, पृथ्वी की अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं. हम जो थॉट्स क्रिएट करते हैं वो भी अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, डेल्टा अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड में आती है. और इसीलिए कई बार आपकी फ्रीक्वेंसी जब बहुत ज्यादा होती है थॉट्स की तो आप बेचैन, परेशान, हैरान हो जाते हैं. जब कई बार आपकी जेब में आपकी गाड़ी की चाबी होती है लेकिन आप पूरे घर में ढूंढ रहे होते हैं. या आपका पावर ग्लासेस जो हैं आपके, वो आपके सर पे हैं लेकिन आप ही को भूल गया है कि वो सर पे हैं और आप ढूंढ रहे हैं कहाँ गया वो. तो ये सब होता है जब आप प्रेशराइज सिचुएशन में होते हैं, टेंशन वाले सिचुएशन में होते हैं. तो वहां पे फ्रीक्वेंसी, हमारे थॉट्स की फ्रीक्वेंसी भी बहुत तेज होती है. आप पजल्ड होते हो, हैव इसको कहते हैं बदहवास हो जाना, समझ में ही नहीं आ रहा है. और इसीलिए कहा जाता है इन ऑर्डर टू परफॉर्म यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड. आपके अंदर काम एंड कंपोजर होना चाहिए. ठीक है, वो बहुत जरूरी है. तो ये सब फ्रीक्वेंसीज को लेकर के है. और हैज लगा हुआ है, आपको दिख रहा है ये वर्ब ऑफ पोजीशन है. और क्या पजेस करेगा, क्या रखती है धरती अपने तरह की, इट्स ओन असॉर्टमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज. तो ये अगेन आपका नाउन फ्रेज हो गया जो कि हैज वर्ब ऑफ पोजीशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. ठीक है, मच्छर सबसे पहले हम तक पहुंचते हैं रात के अंधेरे में बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम आवर बॉडी. देखिए शुभम ने हम सभी का ज्ञान वर्धन किया है. चलो कोई बात नहीं, ज्ञान लेने आए हो कोई बात नहीं. बट भाई तुम ऐसे सवाल पूछोगे तो फिर पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी. यार 9th तक ऑफन तो पढ़ ही लिया होगा. ऑफन, सेल्डम, ये कौन से खतरनाक वर्ड है. चले साहब, तो हम अब आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं अपने, और वो है सेंटेंसेस के टाइप्स के. हाँ, फिर से जितने नए सज्जन जुड़े हैं उनके लिए, जो हमने पीछे की 5 से 6 क्लासेस, कितनी क्लासेस हुई ग्रामर फाउंडेशन में? आज 5वीं क्लास है, 6ठी क्लास है, 5वीं क्लास है शायद. तो हमने अक्षर से शुरुआत की. अक्षर में कुछ पढ़ने के लिए तो होता नहीं है, एबीसीडी को ही अक्षर कहते हैं, उसी को लेटर कहते हैं. अल्फाबेट और लेटर में फर्क होता है. अल्फाबेट वर्ड माला होती है, ए से जेड तक जब ऑर्डर में लिखते हो पूरा तो उसको हम अल्फाबेट कहते हैं. कई बार लोग जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं,
उनको भी अल्फाबेट बोल देते, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। लेटर से मिलके बनता है वर्ड, और जैसे ही वर्ड की बात आई 5 मिनट में पूरे 5 दिन की कहानी को एक तरह से आपके लिए रिकैप कर रहा हूं, ध्यान दे दीजिए। यहां पे हमने बात की पीओएस की, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की। नाम से पता लग रहा है, ध्यान से सुनिएगा बस। अब आपको ही सुनना है, आपके बताने का काम हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी स्पीच, अंग्रेजी में कोई बात अगर कही गई है या लिखी गई है, बोली गई है या लिखी गई है, उसमें सेंटेंस होंगे। उस सेंटेंस के जो पार्ट होते हैं वो इन्हीं में से कुछ ना कुछ होते हैं। ये टोटल 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। बचपन से आपने पढ़ा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संबंध बोधक अव्यय, कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेंबर। विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, जो विस्मय का बोध कराए, हाइटेंड इमोशन का, वो इंटरजेक्शन हो जाता है। कंजंक्शन भी संयोजक वाला कुछ अव्यय होगा जो जोड़ने का काम करे। तो हमने क्या समझा, हमने इन 7 पार्ट, इंटरजेक्शन का क्योंकि एग्जाम से कोई खास लेना देना एज सच नहीं है, लेकिन बाकी इन 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के समझ की हमें जरूरत है कि इनका फंक्शन क्या है। और हमने इन लेक्चर्स में उसी की बात की कि नाउन का रोल क्या होता है। एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए, हाथ जोड़ के निवेदन है, कमेंट मत करें, अभी पूरा रिकैप हो जाएगा। जो नए लोग हैं उनको भी एक बार पता लग जाएगा क्या हमने किया है, और जो पुराने लोग हैं उनका एक बार रिकैप हो जाएगा। सो नाउन के 5 तरह के फंक्शंस हमने देखे। हमने फंक्शनल एस्पेक्ट देखा, क्योंकि हम सबसे पहले मैंने आपको समझाया कि अगर आप एक एप्टीट्यूड टेस्ट के एस्पिरेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ग्रामर इज ऑल अबाउट 2 फैक्टर्स, वर्ड सिलेक्शन एंड वर्ड प्लेसमेंट की अंडरस्टैंडिंग। जिसको वर्ड सिलेक्शन की समझ है और वर्ड प्लेसमेंट की समझ है, इसका मतलब उसको ग्रामर आती है। और सब कुछ पढ़ने के बाद जो रूल वाली हम पढ़ाई करते हैं, और ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस बैच में भी हैं, आपको फिर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच या वर्ड या फ्रेज को पहचानने नहीं आता है। जब पहचानने नहीं आएगा तो आपकी पूरी तैयारी सिर्फ इतने भर की है कि एग्जाम में रूल रट के जाओगे। अगर तुक्का सेट बैठ गया, उससे क्वेश्चन आ गया तो हो जाएगा, नहीं तो अंग्रेजी कभी नहीं आती लोगों को। और कई बार तो पढ़ाई ऐसे भी होती बैच में, पहली क्लास में ही प्रोनाउन पढ़ाया जा रहा है या पहली क्लास में टेंस पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को कहा जाएगा बेटा टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आइए पढ़ते हैं। अब आप खुद कॉमन सेंस लगा के सोचें कि वर्ब डिसाइड करता है टेंस। अगर टेंस भी पढ़ना है तो वर्ब पहले होना चाहिए, क्योंकि वही तय करेगा कि इज एम आर है अगर मेन वर्ब से पहले तो वो प्रेजेंट टेंस है, वाज वेर है तो पास्ट है। बट कहीं से भी पढ़ाई होती है। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, क्योंकि डेमो में कई बार जादू दिखाना होता है बच्चों को ना, कि देखो बेटा ये 10 नियम बताए, कितने क्वेश्चन होगा, बच्चा कहता सही, यही सही जगह है, मजा आ गया। अरे भाई सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट तुम खुद ही कर लोगे अगर तुम्हें सब्जेक्ट की समझ है। सब्जेक्ट का मतलब नाउन और प्रोनाउन की पूरी समझ है, वर्ब की समझ है, तो अपने आप अग्रीमेंट कर लोगे। क्या सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर ही लगेगा, प्लूरल है तो प्लूरल है, रटने का बोझ कोई नहीं है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ये एक तरह से क्रिएट किया गया है फसाड कि यहां कुछ टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, उनको रट लो, पेपर क्लियर हो जाएगा। तो वो जमाने लद चुके हैं। सबसे पहला सवाल मैं जनरली यही पूछता हूं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, दैट व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फील इन टर्म्स ऑफ अप्रोच फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम विजा वी योर एकेडमिक्स। यानी आपकी एकेडमिक्स वाली पढ़ाई जो आप कर रहे हैं स्कूल और कॉलेज वाली, उसके मुकाबले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई में क्या फर्क है। क्योंकि अगर शुरुआती क्लास में ये फर्क आपको नहीं क्लियर है तो आप 6 महीना लगाइए, क्या 5 साल लगाते हैं लोग, नहीं होता है क्लियर। और वहीं अन्नू कुमारी जैसे भी कैंडिडेट हैं जो पहली बार जब लिखते हैं यूपीएससी का पेपर, तो पता भी नहीं होता है कि क्या आता है पेपर में, भाई ऐसे ही फॉर्म भरा देता है। और फिर वही अन्नू कुमारी अगले साल लिखती हैं तो ऑल इंडिया रैंक 2nd आती है और गर्ल्स में टॉप करती हैं। वो महिला जो एक बच्चे की मां है, जो 9 साल से पढ़ाई छोड़ चुकी है और काम कर रही है, वो जब पैसा कमाने लगते हो तो पढ़ने का मन नहीं करता। वो अपने छोटे से बच्चे को अपनी मां के पास यानी बच्चे के नानी के पास छोड़ करके 1 साल की तैयारी में यूपीएससी जैसे एग्जाम को क्लियर कर सकती है। यहां हमारे नौनिहाल बोलते हैं अभी तो तैयारी शुरू हुई है सर। सर पीओ कहां क्लियर होगा, क्लर्क हो जाए क्लियर। अरे मेरे ही स्टूडेंट के, मेरे ही बैचेस के करियर वेल के, पुरानी बात छोड़ दो, पुराने कितने हैं, उनको तो नौकरी करते हुए 5-7 साल हो चुके होंगे। करियर वेल से घर पे बैठे पड़े हुए बच्चे पहले अटेम्प्ट में 3-3, 4-4 क्लर्क, पीओ सब क्लियर हो रहा है, चॉइस है उनके पास। तो ये सब बुद्धि हमें खत्म करनी, पहले जो कचरा है हमारे दिमाग में। मैं सफाई कर्मचारी हूं आपका, इसीलिए खर्च कर रहा हूं, अभी शुरुआती समय है, इसको क्लियर कर लोगे कचरा तो बात समझ आ जाएगी। तो खैर जो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वही है, वहां रट के काम चल गया, प्रीवियस ईयर पढ़ के इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, गुरुजी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दीजिए, उधर की नैया पार हो गई। कितनी पार हुई है वो दिख भी रहा है यहाँ पे। अंग्रेजी की 4 लाइन हमें समझ में नहीं आती, स्पीडिंग मतलब स्पीड में बोलना तो छोड़ो,
पढ़ करके समझने की ताकत इस यंग दिमाग को, ग्रेजुएट को, 20 से 22 साल के दिमाग के पास नहीं है। यही है हमारी पढ़ाई लिखाई की उपलब्धि। अब उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। तो कहने का क्या मतलब है कि वहां तो शॉर्टकट के चक्कर में अपने आप को कट शॉर्ट कर ही दिया है हमने। यहां पे उन्हीं चीजों को आपने, कोई रॉकेट साइंस यहां नहीं पढ़नी है। ग्रामर जो 5वीं क्लास तक पढ़नी चाहिए थी, समझनी चाहिए थे, उसी को यहां जवान होने के बाद एक आदमी हर एक चीज क्लियर करके समझा रहा है कि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं थोड़ी, जो आपके चैलेंजेस हैं। तो वहां रट्टाफिकेशन था, यहां अंडरस्टैंडिंग है। ये पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। वहां टाइम ज्यादा था, क्वेश्चन कम थे, और यहां क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम कम है। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस। लेवल ऑफ कंपटीशन लिमिटेड था। स्कूल में कंपटीशन था, क्लास में था, कॉलेज में था। यहां कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, नेशनल लेवल पे आप कंपीट करते हैं। पॉइंट का डिफरेंस समझ आ रहा है ना? ये पॉइंटर्स हैं जहां पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नेशनल लेवल पे आप कंपीट कर रहे हैं। हर तरह के विद्यार्थी हैं। 30 साल तक लोग बैंक का एग्जाम दे सकते हैं। 20 साल वाला भी दे रहा है, 28-29 साल वाला भी दे रहा है। 5 साल का वर्क एक्स वाला बंदा भी दे रहा है। आपका रेंज कितना बढ़ जाता है कंपटीशन के अंदर। तो यहां मामला बिल्कुल अलग है। इन तीनों बातों का ध्यान रखिए। अब आ जाइए यहां पे। हाँ जी, तो समझने पे फोकस रखना है कि नाउन का डेफिनेशन नहीं रटना हमें, नाउन का फंक्शन समझना है। प्रोनाउन का फंक्शन, कि इनका रोल क्या है। अगर मैं रोल समझ जाऊंगा तो सेंटेंस में देख के तुरंत पहचान लूंगा। 5 बताए गए थे। सेंटेंस का सब्जेक्ट बनता है, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट बनता है, और क्या बनता है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। एज सिंपल एज दैट। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं, यानी जो रोल नाउन निभाएगा प्रोनाउन भी निभाएगा। एडजेक्टिव अगला है, उसका काम क्या है, अपने से पहले आने वाले दोनों को डिस्क्राइब करना। तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब एडजेक्टिव करता है। अगला पड़ाव है वर्ब। वर्ब बड़ा चैप्टर है। डेफिनेशन के लेवल पे भी 4 बातें समझी थी हमने, इंपॉर्टेंट वंस, कि वर्ब एक्शन की बात तो करता है, और जब एक्शन की बात करेगा तो उस वर्ब को हम मेन वर्ब बोलते हैं। स्टेटिव वर्ब बोलते हैं उन वर्ब्स को जो किसी का स्टेट बताते हैं, जिसमें बी फॉर्म का वर्ब आता है, इज, एम, आर, वाज, वर, अगर बिना मेन वर्ब के इस्तेमाल होता है। लाइक ही इज हैप्पी, तो हैप्पी ही का स्टेट ही बता रहा है। वहां इज को हेल्पिंग वर्ब नहीं बोलोगे, वहां आप बोलोगे स्टेटिव वर्ब। ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वहां पे इज हेल्पिंग वर्ब है कि सिंगिंग को हेल्प कर रहा है टेंस डिसाइड करने में। क्योंकि अगर इज की जगह पे वॉज कर देते तो पास्ट टेंस में चला जाता। वो टेंस को डिसाइड करने में हेल्प करेगा, तब उसको हेल्पिंग बोलोगे आप। और तीसरी कैटेगरी हमने देखी थी हैज, हैव, हैड की, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो हैं, लेकिन साथ ही साथ वर्ब ऑफ पोजीशन भी हैं। ये रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। तो यहां पे हैव इज नॉट द हेल्पिंग वर्ब, इट्स अ वर्ब ऑफ पोजीशन। बट आई हैव बॉट अ पेन, यहां पे हैव हेल्पिंग हो गया। सिंपल सी बातें थी। फिर अगला एडवर्ब है। एडवर्ब को लेकर कंफ्यूजन ये होती है कि जो वर्ब को डिस्क्राइब करे, तो वो अधूरी बात है। अधूरा ज्ञान ज्यादा डेंजरस है। ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, सीख लेंगे, जान लेंगे, हम सब जानने के ही रास्ते पे हैं। अधूरा डेंजरस है। परिभाषा आपको समझ में आई कि एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, कॉमा, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस, दैट्स द एडवर्ब। तो मोटे तौर पे आपको ये समझा दिया था मैंने कि नाउन प्रोनाउन को छोड़ के बाकी सबको डिस्क्राइब करने की जिम्मेदारी एडवर्ब की है। अगर वैसे पढ़ना है तो आप जाकर के करियरविल बैंकिंग एग्जाम्स यूट्यूब चैनल, जो आप लोगों के लिए बना है अभी, वहां पे मैंने 5 सेशंस किए हैं मॉडिफायर्स के ऊपर। कुछ 4.5 घंटे के क्लासेस हैं, जाके आप देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर भी पढ़ाऊंगा, बट वहां पे चल रहा है वो, आजकल वर्ब और टेंस चल रहा है। उसके बाद हम आए कहां पे, प्रीपोजिशन पे। नाम से ही पता लग रहा है जो पहले पोजीशन होता है किसके, नाउन और प्रोनाउन के, और पहले पोजीशन होके काम क्या करता है, रिलेशनशिप बताने का। इसीलिए इसको संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जिसके पहले लग रहा है उसका उसी सेंटेंस में इस्तेमाल हुए बाकी शब्दों के साथ रिलेशनशिप। और फिर आगे बात कंजंक्शन की, जोड़ने का काम करता है। 2 वर्ड हो, 2 फ्रेज हो, या 2 क्लॉज हो। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने पढ़ा। जब आप वर्ड्स को पहचान लिया आपने, तो वर्ड्स के बाद फ्रेज पहचानना आपके लिए आसान हो गया। फ्रेज क्या था, शब्दों का एक ऐसा समूह था जिसके पास अपना कोई वर्ब नहीं था। कुछ भी लिखते जाओ, 5-10 शब्द को इकट्ठा कर लो, प्रीपोजिशन लगा करके, प्रीपोजिशन ही तो संबंध बना रहा है। जैसे हमने कुछ सेंटेंस लिखा तो कुछ भी लिख सकते हो। आज भी बहुत सारे फ्रेजेस हमने किए। तो 10, 15, 20 वर्ड के फ्रेजेस हो सकते हैं। उसको क्लॉज मत बोल दीजिए, और ये मत बोल दीजिए कि शब्दों का समूह सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस की तो आवश्यकता, आप सिंपली कह दीजिए ही सेज फुल स्टॉप, और कहता है, थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, या ही सिंग्स कर दो, सेज के साथ तो ऑब्जेक्ट लगाना चाहिए। ही सिंग्स फुल स्टॉप, वो गाता है, ये भी सेंटेंस है। लेकिन 15 शब्दों का समूह भी सेंटेंस नहीं है। तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी जरूरी है, वो फ्रेज हो जाता है।
काम नाउन का करेगा तो नाउन फ्रेज कहोगे, काम एडजेक्टिव का करेगा तो एडजेक्टिव फ्रेज कहोगे, एडवर्ब का करेगा तो एडवर्बियल फ्रेज कहोगे। सिंपल सा मामला है भाई। वर्ड पे अगर आपने पहचान लिया कि नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, तो फ्रेज भी पहचान लोगे। और फ्रेज के बाद अगला पड़ाव क्या था? क्लॉज। यानी फ्रेज में जो कमियां थी वो क्लॉज में दूर हो जाती हैं। ये सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने पास सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसका होता है, ये क्लॉज हो गया। काम वही है, नाम उसी आधार पर रखोगे कि नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लॉज यानी सब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। एडजेक्टिव का काम तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम तो एडवर्बियल क्लॉज। और लास्ट में बारी आ गई किसकी? सेंटेंस की। आइए एक क्विक रिकैप। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं? देखो, टाइप्स ऑफ सेंटेंस की अगर बात की जाए तो हम दो आधार पे करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रक्चर के बेसिस पे और दूसरा होता है फंक्शन के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मीन्स व्हाट? स्ट्रक्चर मीन्स हाउ वी राइट अ सेंटेंस। हम एक सेंटेंस को लिखते कैसे हैं, उस आधार पे सेंटेंस के कितने टाइप है। और फंक्शन वाला जो एस्पेक्ट है ये तो आपको लगभग हर एक ग्रामर की किताब के शुरुआती पेजेस में ही मिल जाएगा। कौन से फंक्शन वाले? जो अगर हम बात करें तो वही जिसको आप बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव का फर्दर पार्ट क्या निकल के आ जाता है? असर्टिव में ही आता है सकारात्मक नकारात्मक, यानी अफर्मेटिव, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस जो हैं ये आपके यहीं से पैदा होते हैं, अफर्मेटिव नेगेटिव। इसके बाद आपके पास इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव में भी दो वेरिएंट निकल के आ जाते हैं, एक को हम ओपन एंडेड कहते हैं, एक को क्लोज एंडेड कहते हैं। ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ठीक है। क्लोज एंडेड का मतलब जिसका जवाब आप हाँ और ना में दे सकते हो। जैसे डज ही राइट अ ब्लॉग, क्या वो एक ब्लॉग लिखता है? जवाब क्या होगा? हाँ, तो उसको आप बोलोगे क्लोज एंडेड, हाँ या ना में दोगे। ओपन एंडेड में राइट, व्हाई डज ही राइट अ ब्लॉग, अब इस क्यों के लिए तुम्हें कहानी बतानी पड़ेगी, तो वो ओपन एंडेड है। यही फर्क होता है दोनों तरह के जो इंट्रोगेटिव हम बोलते हैं। डबल इंट्रोगेटिव कई बार बोल लेते हो आप, तो ये सब अलग अलग इसमें आपके पास आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी आ गया जिसमें इंटरजेक्शन का हम यूज कर लेते हैं। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं। यहां पे ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है जहां पे आप किसी को विश कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, यू नो आप। और क्या है आपके पास? इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य जिसे हम कहते हैं। ये सब फंक्शन के बेसिस पे हो गया। और इसकी जरूरत तब पड़ती है जब हम टेंस पढ़ रहे होते हैं या वॉइस और नरेशन में। बट आपको अभी जो ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर के आधार पे, क्योंकि हम स्ट्रक्चर पे कमांड कर रहे हैं, हम स्ट्रक्चर पे कमांड कर रहे हैं, उसके आधार पे हमारे पास तीन टाइप होते हैं। कौन कौन से भाई? सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। इसकी चर्चा वैसे पहले भी की थी मैंने, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। वैसे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी होता है एक, बट तो भाई ये हमारे पास टाइप हो जाते हैं। और एग्जाम्पल दे दोगे आप? मैं ही लिख देता हूं। देखिए, आपने अगर ये कहा कि संस्कृत को बनाते हैं, संस्कृत इज माय फेवरेट लैंग्वेज। राज लाइक्स सिमरन। अपार शक्ति एंड आयुष्मान have signed a movie together. ये तीनों के तीनों किसके एग्जाम्पल है? ये सिंपल सेंटेंस के एग्जाम्पल है। कारण यही है लिखने का कि आप कोई गलत फहमी मन में ना पाल लें। देखिए, सिंपल सेंटेंस का ये मतलब नहीं छोटा सा सेंटेंस को सिंपल बोल दो, ये नहीं है मतलब इसका। सिंपल की सीधी सी परिभाषा है जिसमें सिंगल फाइनाइट वर्ब हो। यानी अगर एक सेंटेंस में एक मेन वर्ब है, फाइनाइट वर्ब का मतलब मेन वर्ब, जो मेन वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार फाइनाइट किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, निश्चित किया जाता है। तो फाइनाइट वर्ब में जब बोलूं तो वो मेन वर्ब की ही बात हो रही है। तो यहां पे एक मेन वर्ब, अब देखिए आप यहां पे अगर हम बात करते हैं अपार शक्ति, सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, सब्जेक्ट तो दो हो गए,
लेकिन अगेन इनके लिए वर्ब तो एक ही है, राइट, साइंड। यहां पे भी आप देखो, राज लाइक सिमरन, इधर संस्कृत इज माय फेवरेट लैंग्वेज। अब यहां कोई डूअर नहीं है, संस्कृत यहां पे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसी के बारे में बात हो रही है। ये सब सिंपल सेंटेंस के आपके पास एग्जाम्पल है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के एग्जाम्पल हमने लिए थे ना कल की क्लास में भी। जैसे अब मान लीजिए आपने कहा, लेट से निखिल इज अ गुड स्टूडेंट but he couldn't realize his potential this time। अब ये सेंटेंस है, ठीक है। किस तरह का सेंटेंस है भाई? ये कंपाउंड सेंटेंस है। आपको ये बात बताई गई थी कि भाई कंपाउंड सेंटेंस जो होता है उसमें जो क्लॉजेज होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो निखिल इज अ गुड स्टूडेंट, इसका भी अपने आप में अलग मतलब पॉसिबल है। और ही कुड नॉट रियलाइज हिज पोटेंशियल दिस टाइम, वो इस बार अपना पोटेंशियल रियलाइज नहीं कर पाया, इसका भी सेपरेटली मतलब निकल सकता है। ही की जगह चाहो तो निखिल लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी ये दोनों के दोनों क्लॉज इंडिपेंडेंट हैं, ये दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं। और उस सेंटेंस में जिसमें इस्तेमाल किए गए क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी अलग अलग मतलब बताने में सक्षम होते हैं, उन्हें किसी पे निर्भर नहीं होना पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस। और वहीं पे अगर हमारा सेंटेंस इस तरह का है कि अनलेस यू स्टडी systematically you won't get success। अब ये किस तरह का सेंटेंस है? दिस वन इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की क्या पहचान होती है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान होती है कि इसमें एक क्लॉज जो होता है वो डिपेंडेंट होता है और बाकी के क्लॉजेज इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कौन सा क्लॉज यहां पे डिपेंडेंट है? आप जानते हो, अनलेस से जो शुरू हुआ है ये डिपेंडेंट क्लॉज है। इसका मतलब खुद में नहीं निकलेगा, इसको दूसरे पर निर्भर होना होगा। इसका क्या मतलब हुआ? जब तक तुम सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं करते, यू विल नॉट गेट सक्सेस, तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। तो जब तक तुम सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते तो क्या होगा मेरे साथ? इसका मतलब this part is not self-sufficient in putting forward its meaning. It has to be dependent on the main clause in order to put forward its meaning. So you won't get success, ये आपका independent clause है, ये independent clause है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। और कल के सेशन में ही मैंने एक बात आपसे और भी की थी, क्या? कि भाई यहां अनलेस किस तरह का कंजंक्शन है? इसको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन बोलते हैं, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सबऑर्डिनेट है, जूनियर है, वो बेचारा निर्भर कर रहा है, डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट। चल लिख देता हूं अभी। और ये बट क्या है? ये आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन दो बराबर के लेवल के लोगों में होता है। कल मैंने ये बातें आपसे की थी। तो ये सिंपल सी आपके सेंटेंसेस के भी टाइप्स हो गए। और इस बात का ध्यान आप रखेंगे कि भाई क्लॉजेज की संख्या एक, मतलब जैसे यहां पे दो ही दिखाया मैंने फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, आपको लंबे लंबे सेंटेंसेस मिल सकते हैं। वही मैंने कहा कि अगर वो कॉम्प्लेक्स है तो एक आपका डिपेंडेंट होगा और बाकी इंडिपेंडेंट होते हैं। और इधर तो कंपाउंड में जितने भी लिखे हैं वो सब इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। So with this, I am wrapping up grammar primer or grammar foundation series, right? जहां पे हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से एक सेंटेंस के बनने तक की सारी प्रक्रिया देखी है। अब इसके बाद ग्रामर का पोर्शन जब हमारा फिर से शुरू होगा, कल हम शुरू कर रहे हैं अब अपने इंग्लिश यूसेज के टॉपिक। कल पहला टॉपिक, इसीलिए कोई डिले अभी एज सच नहीं है। अभी तक आपकी ग्रामर की और वोकैब की मिट्टी भुरभुरी की गई है मेरे द्वारा। अब इसके बाद जो है कल से टॉपिक शुरू होगा हमारा पहला पैराजम्बल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और पैराग्राफ की समझ, कैसे उनको लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं,
ये सारी चीजें कल से हम शुरू करेंगे, ठीक है? गॉट इट एवरीवन? इज देयर एनी डाउट? यू कैन आस्क मी। जितने लोग शुरू से जुड़े हैं, आपके कॉन्फिडेंस में कितना बदलाव आया है पिछले 5 दिनों में, पिछली 5 क्लासेस में ही? आपका कमेंट स्टक हो गया शायद। नाउ फीलिंग कंफर्टेबल? सर जब बोले हम बस रिकॉर्ड वाली क्लास देख पाते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना सर? नहीं, बिल्कुल आकाश, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ही बताओगे, जैसे आज आए हो, बीच बीच में आ जाना कभी और खुद बता देना कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बहुत सारे स्टूडेंट जब बैच खत्म होता है तब बस थैंक यू बोलने के लिए आते हैं कि सर, वो हमें ही पता होता है 40% आपका नाम मैं यहां नहीं पढ़ पाता हूं, बट ये भी 40% स्टूडेंट होते हैं, बाकी सब बाद में देखते हैं। नाउ आई एम एंजॉइंग इंग्लिश वेरी मच। ये सबसे अच्छी बात है स्नेहलता, कि अब अंग्रेजी के प्रति प्यार अगर आपका आ गया है ना, थैंक यू निखिल, यू आर ग्रेट मैन। सब ग्रेट हो, आप सब ग्रेट हो। देखो इसीलिए सब छोटे छोटे पैराग्राफ पढ़ाए हैं, सब में ग्रेटनेस है, सब यूनिक है, सबका डीएनए यूनिक है। अपने आप को सम्मान देना शुरू करो अपनी आंखों में, अपने आप को दूसरों की आंखों से तौलना बंद करो। लोग क्या कहते हैं वो वही कहते हैं जितना वो देख पाते हैं, जितनी उनकी समझ है आपके बारे में। तो भीख मांगना बंद करिए, सम्मान की, इज्जत की, तारीफ की, वैलिडेशन की। जवान आदमी हो, जोश होना चाहिए। जो पीछे हो गया वो हो गया, अब एक नई जिंदगी शुरू हो रही है, और इस नई जिंदगी में पढ़ाई का भी तरीका बदलिए। देखो सेंटेंसेस भी मैं वैसे ही देता हूं कि अलग से मुझे मोटिवेशन ना देना पड़े। मैं जब खुद ही सेंटेंस एक्सप्लेन करूंगा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे स्टूडेंट्स को खुद ही ज्ञान मिल जाएगा। मेरी ये कोशिश रहती है। आपको समझ में आ ही गया होगा सर कैसे सेंटेंसेस देते हैं या पैराग्राफ देते हैं, तो इनके पहले पीछे दिमाग लगाता हूं मैं, कि सिर्फ कोरम नहीं पूरा करना कि नहीं सिलेबस करा दिया। मैं बहुत जुनूनी आदमी हूं अपने काम के लिए। मुझे लगता है कि भाई हर एक बच्चा जो मेरे साथ जुड़ा है उसकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, मेटामॉर्फोसिस, कंप्लीट बदलाव। वो जो कहते हैं ना कि कैटरपिलर बनने की कहानी, तो कैटरपिलर से बटरफ्लाई बनने की कहानी, तो कैटरपिलर और बटरफ्लाई यही मेटामॉर्फोसिस है। बटरफ्लाई में कैटरपिलर का कुछ नहीं रहता। तो आप भी अपने आप में आमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं। पीछे जो भी कुछ रहा छोड़िए उसको, क्या करना है। यहां चीजों को एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, चीजों को समझो, देखो, सीखो, तैयारी करो, आगे निकल जाओ। पीछे का रोना सब खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए, so that's all. Thank you very much everyone. Let's catch up tomorrow and we will start with the first topic of English uses, that is para symbols, then odd one out, para completion, ये सब चलेगा। फिर थोड़ा फिर फिलर्स पे आएंगे, ग्रामर पे आएंगे, ऐसे चलता रहेगा। तो जैसे जरूरत होगी उस हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल मनीष, अभी टेस्ट सीरीज रुक जाओ थोड़ा, बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि 1 महीने में काफी चीजें कवर हो जाएंगी, और उसके बाद आप टेस्ट सीरीज में आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा, उससे फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। थैंक यू चंदन, साहिल, अंकित, मधु, सोनू, कविता, दिव्यांश, मनीष, गौरव। चलिए, जो भी भाई बंधु हैं उन्हें बता दीजिएगा, बैच इस महीने कोई नया बैच नहीं आएगा, यही नया बैच है, और कल से नया टॉपिक शुरू हो रहा है। जिसको भी चीजें सीखनी हो, समझनी हो, आप उनको बिल्कुल न्योता दे सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।